नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कपसारा में अवैध खनन के दौरान मृत मजदूर के परिजनों का मुआवजा की मांग, ठेकेदार से बातचीत, नतीजा बेअसर। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, हजारीबाग पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 1.5 करोड़ की ज्वेलरी लूट का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। अस्पताल में तोड़फोड़ और उपद्रव मचाने के मामले में धनबाद पुलिस की सख्ती, 6 आरोपी गिरफ्तार। बीस लाख की फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का खुलासा, कुख्यात एके गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार, मुंशी सकुशल बरामद। और वेतन और पेंशन न मिलने पर हंगामा, हजारीबाग नगर निगम के सफाई कर्मचारी पहुंचे कार्यालय, आमरण अनशन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। कोयला तस्कर मालामाल हो रहे हैं और बाहर से मजदूर को लाकर अवैध तरीके से कोयला कटवा भी रहे हैं। लेकिन अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में मौत की जिम्मेवारी उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में मजदूर के परिजनों पर गंभीर संकट खड़े हो रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। कोयला तस्कर तो मालामाल हो रहे हैं, इतना पैसा भी कमा रहे हैं कि कोयला चोरी में उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन मजदूर जो कि चंद रुपए के लालच में अपनी जान गंवा रहे हैं, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसी मुगमा क्षेत्र का कपसारा में रविवार को शुभ अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से नियामतपुर के मनोज साहु की हुई मौत के बाद परिजन मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को मुगमा पहुंचे। मुगमा मृतक के परिवार मुगमा पहुंचकर ठेकेदार अमित कुमार यादव से मुआवजा देने की मांग की, लेकिन किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई। स्थिति जस की तस रहने पर परिजन मायूस होकर लौट गए और मृतक का अंतिम संस्कार नियामतपुर में कर दिया गया। मंगलवार की सुबह मृतक की पत्नी, जो 2 छोटे पुत्र, एक पुत्री और मृतक के 2 भाई सहित दर्जनों लोग मुआवजा की मांग को लेकर ठेकेदार के पास पहुंचे थे, लेकिन ठेकेदार की कान पर जू तक नहीं रेंगी और मृतक की पत्नी के आंसुओं पर उनका दिल भी नहीं पसीजा। यहाँ तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और एसीएल प्रबंधन में पूरे मामले पर मौन है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन देगा परिजनों के आंसुओं का हिसाब और कौन लेगा मौत की जिम्मेवारी। मेरा भाई ने फ़ोन किया 8-8:30 बजे, भैया मामा ऐसा तो बात हो गया, एक्सीडेंट हो गया है पापा का खदान में, तो हम जा रहे हैं अभी मुगमा खदान। वहाँ जाने के बाद हम लोग फिर आधा घंटा फ़ोन किए तो छोटा भाई ने बोला कि नहीं मामा अभी तक बॉडी पता नहीं चला कौन खदान में है पापा। फिर हम लोग छोटा भाई भी मेरे संग में आया था। फिर हम 1 घंटा बाद बोले तो भाई ने बोले कि मामा पापा नहीं रहे। तो हम लोग अपना दुकान बंद करके जैसे थे अपना आए हैं यहाँ पर ही देखे तो देखें बॉडी रखा हुआ बगल में खदान के बगल में। 1-2 आदमी वहाँ बोल रहा है, डरा रहा कि देखो जल्दी से लेके जाओ, नहीं पुलिस कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ बोलने लगे। तो हम लोग तो डर गए। तो हम लोग भाई कुछ पता ही नहीं, हम लोग डर गए। तो डर के यहाँ का लोकल गाड़ी हुई, तो लोकल गाड़ी कोई नहीं जाने हुआ था, तो बाहर से गाड़ी लेके आए। वो गाड़ी में उनको बैठाएँ, लेके वो मंदिर का मंदिर का बड़ा गेट है, गेट के अंदर निकाले हैं। और जो निकाला वो भी 3,000 रुपये लिया है। लेकिन जो खदान मालिक का माँ बोल रही है कि आकर इसको यहीं पे फंसा दो, छोड़ दो अंदर में जो हो गया। क्या नाम था जो आपके जो मर गया? मैं जिया जी का नाम है मनोज साहब। कौन लेके आया था यहाँ? जीजा जी को वही फ़ोन करते होंगे कि आपसे आप आइए, काम होगा नहीं होगा। जो खदान मालिक है अजगर सिंह, वही लेके कहते हैं आप लोग आइए। फ़ोन कर देते हैं, जब काम होता तो फ़ोन कर देते, काम नहीं होता तो फ़ोन करते नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि दीदी अकेले पड़ गई है, उनका 3 बच्चा, तीनों छोटा है। एक जंगल में रहते हैं, जंगल में छोटा टोपली बना कर रहते हैं। उनका लिए कुछ मुआवजा मिल जाएगा तो उनका शायद फ्यूचर का कुछ हो जाएगा उनका बेटे के लिए। तो इस संबंध में आप उनसे बात किए हैं कि हमको मुआवजा? सर वो तो हम लोग 2 बार गए उनका घर। मेरी एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, तो बूढ़ी माँ कुछ बोल नहीं रही हम लोग से, तो हम लोग वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ जा रहे हैं। लास्ट में हम लोग हार मान के गए विधायक जी के पास। तो विधायक जी घर भेंट हुआ, विधायक जी हमको आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड का फोटो हम लोग लिए। तो ठीक है आप लोग निरसा ऑफिस में आइए। तो हम लोग गलती से मुगमा ऑफिस में आ गए। फिर यहाँ से फ़ोन किया सर हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो विधायक जी बोले ठीक है हम देखते हैं। जौनपुर में
कैसे पता चला कि आपको उनका आपका हस्बैंड जो यहाँ दब गए हैं कैसे? मेरा लड़का का मोबाइल में फ़ोन आया कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया खदान में। हम नहाने बैठे थे भैया, उसी टाइम मेरा गिरखा गया। हम लोग माँ बेटा दौड़ले चल आए जगह पूछते पूछते, लेकिन मेरा आदमी देख रहे 2 आदमी है, मतलब मत जाओ उधर, पुलिस केस हो जाएगा, तेरे माँ को मत ले जा। हम बोले बाबू ले चल, जो हो सो हो, हमारा आदमी तो मतलब पाले रहिए नो, नहीं जाने दिया हमको। उस टाइम हमको लेके चल आया। फिर 8 से 1 बज गया भैया, मेरा भाई लोग गया तब मेरा आदमी आया, नहीं तो मेरा आदमी नहीं देता। उन लोग मेरा आदमी को लोग नहीं देता भैया। तो अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग ले, क्या चाहते हैं? हम क्या बोलेंगे भैया, के पास गए हैं। हम क्या बोलेंगे। अब तो मेरा 2 गो लड़का है छोटा छोटा, 1 गो लड़की है मेरा, और बस मेरा आदमी इसको मालूम था और कोई नहीं भैया। सब जानते थे यहाँ का, सिर्फ मेरा आदमी काम करते थे, सब मेरा बच्चा को वही करते थे पढ़ाई। हजारीबाग पुलिस ने बरी में हुई 1.5 करोड़ से बड़ी ज्वेलरी लूट की घटना का मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लूट की यह वारदात 16 नवंबर की रात जय माता दी ज्वेलर्स के संचालक के साथ हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी ने टेक्निकल इनपुट और गुप्तचरों की मदद से तेजी से कार्रवाई की। पुलिस ने पहले इंद्रजाज चौधरी को रांची से पकड़ा और उसकी निशानदेही पर धनंजय चौधरी उर्फ छोटू और रोशन यादव को लूटे गए सभी जेवरात, हथियार और प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो और केटीएम मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1.5 करोड़ मूल्य के सभी लूटे गए जेवरात बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में धनंजय चौधरी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। के पास जो जय माता दी ज्वेलर्स है वहाँ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक पर संभवतः 4 लोग आए थे और उन्होंने 2 बैग में ज्वेलरी की लूट की। साथ में वहाँ 1 राउंड और बाग था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ सदर अमित और एसडीपीओ बरही अजीत विमल। इसमें साथ में सीआई बरही चंद्रशेखर, बरही थाना प्रभारी विनोद और आसपास के थाना के भी सभी जो पदाधिकारी थे, विशेष रूप से आपको चौपारण थाना प्रभारी सरोज, नीतीश गोरहर थाना प्रभारी, तो ये सभी पदाधिकारी थे। और ये मैं मानता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में न केवल सभी अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उसमें जितना भी चोरी का आइटम था वो सभी रिकवर किया है। लगभग हम लोगों ने 1 किलो सोना का आभूषण है, करीब 13 केजी के आसपास चांदी के आभूषण है, उसमें 11 केजी नए आभूषण हैं चांदी के और लगभग 1.25 किलो पुराने आभूषण हैं। ये सभी इसी लूट का आभूषण है जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साथ में 4 हम लोगों ने वेपन भी रिकवर किया जो अपराधी थे उनके पास से। 3 इसमें देसी कट्टा है और 1 देसी कार्बाइन है। साथ में जो वाहन का इस्तेमाल किया गया बाइक है वो सब भी हम लोग को बरामद हो गया है। धनबाद में अस्पताल परिसर में उपद्रव मचाने और तोड़फोड़ की घटना पर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। असरफी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हुए उपद्रव और करीब 50 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में धनबाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और जब्त सीसीटीवी फुटेज से भी इसकी पुष्टि हुई है। उपद्रव के दौरान पुलिस बल पर भी पथराव किया गया था, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। प्रथम असरफी अस्पताल में घुसकर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड को तहस नहस किया गया। लगभग 40-50 लाख के जो भी इम्पोर्टेंट एपरेटस होते हैं, जो मेडिकल डिवाइस होते हैं, उसको तहस नहस किया गया था। उसके बाद भी जो उग्र व्यक्ति थे वो सड़क जाम कर दिए और पुलिस पर पथराव किए थे। इसी संबंध में 2 कांड दर्ज किया गया था धनबाद थाना अंतर्गत। एक कांड संख्या 378 और दूसरा 380। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल के द्वारा इस कांड में संलिप्त 6 व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। इस कांड में संलिप्त अन्य 40-50 लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। हजारीबाग के टाटाझरिया थाना क्षेत्र से 20 लाख रुपए फिरौती के लिए किए गए अपहरण मामले में हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात एके गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अपराधियों के चुंगल से अपहृत मुंशी गोपाल कुमार को सकुशल मुक्त करा लिया गया।
पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कार्बाइन, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, वर्दी और अपहरण में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अरुण मंडल उर्फ रंजीत मंडल के खिलाफ झारखंड और बिहार में अपहरण, लूट, डकैती और हत्या सहित 15 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। कि रात को इसी महीने के टाटीझरिया थाना क्षेत्र के मायापुर में एक पोल्ट्री फार्म है, SM पोल्ट्री फार्म, उसके मुंशी गोपाल कुमार को किडनैप किया गया था। तो हम लोगों ने गोपाल कुमार को सकुशल बरामद किया और इसमें जब पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई, एक SIT का गठन किया गया था जिसके पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं। उसमें SDPO सदर हैं, SDPO विष्णुगढ़ हैं और तमाम जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो उसकी रिकवरी हम लोगों ने किया। इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन, पैसा का लेन देन नहीं हुआ और सकुशल उसको बरामद किए। जो किडनैपर्स थे उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उनके पास से ये 2 वेपन, जो देसी कार्बाइन जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने बरामद किया। इसी का भय दिखा करके उन लोगों ने गोपाल कुमार को किडनैप किया था। जो 2 किडनैपर्स हैं उनका नाम है अरुण मंडल और रोहित महतो। तो ये जो टीम है अरुण मंडल और रोहित महतो का, इनके ऊपर 15 के आसपास केस है पहले से। इसमें ज़्यादातर किडनैपिंग का ही है। और आप लोगों को शायद संज्ञान में होगा कि मई-जून महीने इसी साल गिद्धौर से भी एक व्यक्ति का किडनैपिंग हुआ था। बाद में उसमें भी उसको बरामद किया गया था और कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। ये दोनों तब से फरार थे। ये चतरा का मामला है। तो जब हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया तो फिर पुराने जो गिद्धौर वाला किडनैपिंग था उसका भी खुलासा हो गया है। तो ये इसी MO पे काम करता है, लोगों को किडनैप करके और फिरौती का रकम वसूलने का इसका काम है। तो हम लोगों ने उसको बरामद किया बिना किसी फिरौती के। और हजारीबाग नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनधारी कर्मचारी सोमवार को एकजुट होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें विगत कुछ महीनों से मासिक वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है, जिससे वे नाराज हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यही हालत रही तो आगामी दिनों में वे आमरण अनशन पर चले जाएंगे। अधिकारियों ने कर्मचारियों से वार्ता भी की और आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में 2 महीने का पेंशन और बकाया मासिक वेतन उनके खाते में चला जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, साथ ही विरोध भी समाप्त किया है और कहा है कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन पर जाएंगे। नगर निगम कर्मचारी आप तो जानते ही हैं कि डेली सफाई का काम करना पड़ता है। अब जैसे दिवाली हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो और गंदगी सारे काम करना पड़ता है। उस लोगों को अगर माह में अगर महीना लगते हुए वेतन नहीं मिले तो बड़ा दुखद के बात। कुछ कर्मचारी ऐसा होता है कि रिटायर हो जाने के बाद भी उन लोगों को 4 महीना 5 महीना पेंशन नहीं मिलता है। कितना दुख झेलना पड़ता है। इस तरह से मतलब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमारा कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसका मतलब कोई मतलब देखने वाला कुछ नहीं। इसलिए कि हम लोगों ने आज नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी या सफाई मित्र हैं उनके द्वारा वेतन और पेंशन को लेके एक समस्या आज नगर निगम सामने रखा गया। नगर निगम में जो लास्ट का 2 मंथ होता है, नवंबर दिसंबर, उसमें होल्डिंग टैक्स कम आता है, रेवेन्यू कम आता है, जिसके कारण इनको समय पे भुगतान नहीं किया जा सका है, जिसके कारण आज इन लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके इनका भुगतान किया जाएगा। साथ ही अगले साल ये दिक्कत ना हो, नगर निगम इस पर टैक्स पे काम करेगी, होल्डिंग टैक्स पे काम करेगी। ताकि झारखंड राज्य के स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन निरसा SDPO रजत मणिक बकला और डॉक्टर रोहित गौतम ने किया। SDPO ने सभी स्वस्थ लोगों से रक्तदान करने की अपील की, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि थैलेसीमिया की भी जांच की जा रही है। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव ने भी कहा कि निरसा के लोग रक्तदान के लिए काफ़ी जागरूक हैं और रक्तदान करने से लोग कई बीमारियों से बच सकते हैं। के पांडरा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हमारे निरसा अनुमंडल के लिए एक गर्व का विषय है कि यहाँ जो झारखंड राज्य स्थापना के जो 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है, 25वां रजत जयंती जो मना रहे हैं, उसके अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खुद रक्तदान करके इस नई पहल की शुरुआत की गई है कि सभी जिलों में सभी जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और सरकार की तरफ से, और जहां हर एक जिलों में यह आयोजित किया गया है, जिसमें वंचितों को और ज़रूरतमंदों को समय पे जो है रक्त की कमी ना हो सके। सपोर्ट है, इतना सीनियर सपोर्ट है, मैम लोग का सपोर्ट है। सो एक सक्सेसफुल इवेंट देख के खुद में बहुत अच्छा लगता है कि लोग जागरूक हैं, लोग बढ़ चढ़ के आके जो है ब्लड डोनेशन कर रहे हैं।
and it's quite a very good feeling to have. Thank you. सर कितना लाभ मिलता है? मान लीजिए सामान्य लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको क्या फायदा है इससे? ब्लड डोनेशन देखिए, एज अ डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ, बेटर सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट डिजीजेस जिनका रहता है या होने का डर रहता है, वो सब का संभावना कम करता है। चाहे जो भी बीमारी रहे, ब्लड डोनेशन से जो आपका जितने भी प्लेटलेट हैं, आरबीसी हैं, वापस से रिन्यू होता है, बॉडी में रिप्लेनिश होते हैं। ऑल ओवर जो है ब्लड डोनेशन इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। सर्जन से आदेश हुआ है कि सभी क्षेत्र में, सभी स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह का रक्तदान करें। और मेरा नाम है ललिता चौहान और मेरा एनजीओ का नाम है मुस्कान एक प्रयास, और हमेशा हम लोग मुस्कान एक प्रयास के तहत ब्लड डोनेशन करवाते हैं और लोगों को जान बचाने का कार्य हमेशा करते रहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को धनबाद निगम की ओर से जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त रविराज शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में निगम के सभी कर्मियों ने नशा न करने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करने की शपथ ली। कार्यक्रम के बाद जागरूकता रैली निगम कार्यालय से रवाना होकर अधिनिर्माण चौक तक निकाली गई। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि धनबाद को नशा मुक्त शहर बनाना प्राथमिकता और अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना भी है। भारत अभियान की शुरुआत हुई है। आज हम लोगों ने शपथ, सभी जितने भी हमारे कर्मी हैं उनको हम लोगों ने शपथ दिलाया है कि वो किसी भी नशे का सेवन नहीं करेंगे, ना सिर्फ स्वयं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे। और हम लोग पूरे धनबाद को बल्कि राज्य और देश को भी नशा मुक्त बनाने में हम योगदान करेंगे। यात्रा अभी निगम से शुरू हुई है और वर्मा चौक तक लोग कोशिश करते कि हो जाएगी। कब तक ये अभियान चलेगा? आज ये शपथ हुआ है, ये अभियान तो हमेशा चलता रहता है। लोग नशा ना करें, इसलिए एक तरह से जागरूकता अभियान है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि नशा लोग। देवघर में प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन झारखंड के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान देवघर विधायक सुरेश पासवान द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष मेले में मनोरंजन के लिए तारामाची, जलपरी और बच्चों के लिए विशेष गेम जोन सहित कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए हस्तशिल्प व सौंदर्य प्रसाधन स्टॉल भी लगाए गए हैं। आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। मेला का उद्घाटन हुआ। इसमें यही है कि एक समय के लिए जो है किया गया है, इसमें निर्धारित समय है और जितने भी नौजवान हैं, इस शहर का अभिभावक हैं, सारे बाल बच्चा परिवार के साथ आएंगे, यहाँ घूमेंगे, आनंद लेंगे। एक समय जो है बिताने का एक बहुत बढ़िया जगह है और हम लोग चाहेंगे कि हर साल इस तरह का मेला लगे। के अपेक्षा ये अलग ढंग से लगा है। इसमें आपको विशेष रूप से जलपरी, लंदन ब्रिज गेट, उसके बाद जो है आपका जो है बहुत तरह से स्टॉल, 5-7 झूले, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है और खूब सुंदर ढंग से लगाया गया है। एक से एक सेल्फी पॉइंट भी है लगा हुआ। मेला का कार्यक्रम जो रहेगा वो कब से कब तक का है? 3 बजे से लेके रात्रि 9:30-10 बजे तक चलेगा। डेट ये डेट आपका जो है मोटामोटी 1 जनवरी तक चलेगा। 1 जनवरी कब से? आज से उद्घाटन हुआ। आज से 1 जनवरी तक। जामताड़ा उपायुक्त अभय आनंद ने मंगलवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर आम लोगों की समस्याएं सुनी। लगभग 50 फरियादियों ने जनता दरबार में अपनी शिकायतें रखी, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। जनता दरबार में भू अर्जन, जमीन विवाद, जबरन कब्जा, अबू आवास और पेंशन जैसी विभिन्न शिकायतें सामने आई। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भू अर्जन मुआवजा राशि में घर की संरचना का मूल्यांकन न होने की शिकायत पर उपायुक्त ने भू अर्जन पदाधिकारी को तत्काल जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं परिजनों द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत पर एसडीएम को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत न्याय दिलाने के भी निर्देश दिए। जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40 की संख्या में लोग हमारे समक्ष उपस्थित हुए और अपनी समस्याओं को साझा किया। कुछ समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से कर दिया गया है। कुछ जमीन से संबंधित मामले थे जिसकी जांच के लिए संबंधित अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। कुछ मामले बूढ़ी माँ को घर से निकाल देने से संबंधित था। इसके आलोक में हमें
अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो उनका केस लेंगे और सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के तहत उनको जो है न्याय दिलाएंगे। जनता दरबार प्रत्येक सप्ताह मंगलवार के दिन जिला में लगाया जाता है। साथ ही साथ प्रखंड स्तर पे भी 2 दिन जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। मेरा सभी जिले वासियों से अनुरोध है कि जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे और हम लोग को मौका दें कि हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। रामगढ़ उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने मंगलवार को झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय लुलमी का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने आवासीय परिसर में भोजन की गुणवत्ता की जांच की और रसोई घर का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही भोजन व्यवस्था को और बेहतर तथा पौष्टिक बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं से सीधे संवाद किया और उनसे शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में अनुभव जाने। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन बालिकाओं के हित में समर्पित और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाला थाना प्रभारी राजीव रंजन के नेतृत्व में थाना गेट के समीप सघन दोपहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 25 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 5 चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाने के आरोप में चालान किया गया। थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि इस तरह की वाहन जांच आगे भी नियमित रूप से की जाएगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके और लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता बढ़े। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।